मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड सप्लाई के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, उसका नाम होता है बैंकिंग। बैंकिंग अगर हम बात करें तो बेसिकली हम बचपन से ही देखते हैं कि बैंक्स में हमारे परिवार का जाना आना लगा रहता है अलग अलग तरीके से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी कमर्शियल बैंक्स जिसमें हम सभी लोग जाते आते रहते हैं, और सेकंड टाइप की होती है आपकी आरबीआई यानी कि सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी नॉर्मल पर्सन अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकता, लेकिन कमर्शियल बैंक जो होती हैं उसमें हम अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपने सेविंग बैंक अकाउंट, अपने करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिस भी तरह के अलग अलग टाइप्स के फंक्शन बैंक्स में होते हैं उतने तरह के सभी प्रकार के अकाउंट्स एक नॉर्मल पर्सन ओपन करा सकता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पहले जो बैंकिंग है उसमें कमर्शियल बैंक्स का जो नॉर्मल काम होता है वो क्या होता है। तो उसमें फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स में दो मुख्य काम आते हैं आपके। पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी लोगों के पैसों को जमा करना उनके अलग अलग तरह के खातों में, और दूसरा आता है एडवांसिंग लोन, लोगों की जरूरत पड़ने पर उन्हें एडवांस में लोन प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका बैंक में करंट अकाउंट होता है, तो आप करंट अकाउंट में अपना अमाउंट जमा करा सकते हैं, तो बैंक उसे इजीली डिपॉजिट कर देता है। जो हाउस होल्ड पर्सन होते हैं वो लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। थर्ड नंबर पे उसके अलावा आपके फिक्स डिपॉजिट, अगर जिसे आप टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आप पैसा जमा कराते हैं जिसको आप एक निश्चित समय से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसे फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। और एक आता है आपका आरडी जिसमें आप मंथली इंस्टॉलमेंट रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का काम था बैंक्स का। उसके बाद आता है आपका एडवांसिंग लोन। तो लोन एडवांस देना, इन लोगों के लिए लोगों की डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती हैं, उन जरूरतों के लिए वो बैंक से लोन लेते हैं। जैसे कि किसी को हाउसिंग लोन की जरूरत होती है, किसी को बिजनेस लोन की जरूरत होती है, कोई व्हीलर्स लोन लेता है जैसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कार परचेज करने के लिए या फिर बाइक परचेज करने के लिए। तो बैंक अपने डिफरेंट टाइप्स के लोन अकाउंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें पर्सनल लोन अकाउंट भी आते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोन अकाउंट होते हैं और उनकी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होती है। बैंक का जो मेन पर्पज होता है वो लोन प्रोवाइड करा के इंटरेस्ट जो आप उन्हें पेड करते हैं वही बैंक के लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। बैंक जितना ज़्यादा लोन आपको एडवांस में या किसी तरीके से प्रोवाइड करेगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी बैंक के लिए वही प्रॉफिट है, उसी से सारे एक्सपेंसेस बैंक अपने मेंटेन करता है। अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो मनी भी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक अपने तरीके से, यानी कि आप समझें कि बैंक में जो पैसा जो नॉर्मल हमारे और आपके जैसे लोग जमा करते हैं वो पैसा नॉर्मली सारा का सारा एक पर्टिकुलर टाइम पे हम विड्रॉ करने नहीं जाते। तो इस टॉपिक को आपको समझना है कि मनी कैसे क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक। आरबीआई नॉर्मली नोट इशू करता है, बट कमर्शियल बैंक उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मनी क्रिएट कर देता है। उसका एक तरीका ये है कि जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, वो बैंक का ये अपना पास्ट एक्सपीरियंस रहता है कि 10% से ज़्यादा कोई भी आदमी, सभी लोग मिलकर अपना पैसा डिपॉजिट को विड्रॉ करने नहीं आते। तो बैंक उसमें से 90% अमाउंट किसके रूप में, यानी कि लोन के रूप में प्रोवाइड करा देता है अपने बाकी कस्टमर्स को। तो बैंक 90% अमाउंट का फ्रीली यूज करता है और 10% अमाउंट अपने पास कैश रिजर्व में मेंटेन करके रखता है, जिससे अगर कोई कस्टमर अपना विड्रॉ करने आता है कैश तो उसे दे पाए। तो बैंक्स क्या करते हैं कि 90% जो अमाउंट उनके पास फ्री है उसे लोन प्रोवाइड में ला दिया, और इसी प्रकार से वो लोन दोबारा से किसी भी तरीके से घूम फिर के दोबारा बैंक के पास जमा हो जाता है। उसमें से भी 10% बैंक अपने पास रोक लेता है और फिर दोबारा उस पैसे को लोन पे दे देता है। तो आपको उसके लिए मैं यह करके बताऊंगा। मान लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पर बैंक के पास 1000 रुपीज है, तो उसमें से 100 रुपीज बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रोकेगा, बाकी 900 रुपीज बैंक लोन के रूप में बांट देगा। अब ये 900 दोबारा बैंक के पास घूम फिर आ जाएंगे, जिसमें से 90 रुपये बैंक रिजर्व के रूप में फिर से रोक देगा और 810 रुपये फिर लोन बांट देगा। तो 810 रुपये को फिर से प्राइवेट डिपॉजिट के बाद बैंक के पास आ रहे हैं, 81 रुपीज बैंक ने
पर्टिकुलर रिजर्व 1000 रुपीज़ बैंक के पास ही नहीं आना। एक अमूमन ये माना जाता है कि बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट जमा होते हैं उसका 10 टाइम्स बैंक क्या कर देता है, बांट देता है दोबारा से लोगों में, और उस मनी को क्रिएट कर देता है बिना नोट कोई भी करेंसी को छापे हुए, प्रिंट किए बिना ही बैंक छाप देता है नोटों को। सेंट्रल बैंक और आरबीआई। दूसरा जो हमारे पास बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, जिसे आप आरबीआई के नाम से जानते हैं। अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व के नाम से जाना जाता है और देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक कुछ अलग अलग टाइप के काम करता है। ये एक एपेक्स बॉडी होती है जो किसी भी देश के लिए या पूरी उसकी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो डेफिनेशन में इसके बाद यहाँ पर इसके मेन फंक्शंस आते हैं। बैंक ऑफ इशू नोट्स, यानी सेंट्रल बैंक का जो मेन वर्क है वो है नोट इशू करना, नोट छापना, परमिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और उसके अलावा अपने देश की नीड्स के अकॉर्डिंग जो बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक वो परमिशन के अकॉर्डिंग नोट को प्रिंट कर सकते हैं। बैंकर्स का गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की नीड होती है तो वो बैंकों के पास ना जाकर सेंट्रल बैंक के पास आता है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। दैन बैंकर्स बैंक माना जाता है कि ये बैंकर्स का भी बैंक है, कमर्शियल बैंक। तो जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है, आरबीआई उनके लिए एक होप होता है कि वो उससे ही अपने सारे पैसे या अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करवाए। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है कि जो लास्ट होप है किसी भी सोसाइटी की वो सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक से ही हमारी सारी जरूरतें और सारे काम पूरे होते हैं। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। दो बैंकों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका मीडिएटर के तौर पे अगर कोई बैंक काम करता है तो वो आरबीआई है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हमारा 6th फंक्शन है आरबीआई का कि वो सारे देशों के फॉरेन रिजर्व अपने पास मेंटेन करके चलता है, जैसे किसी भी सिचुएशन में वो पैसे को विड्रॉ और आपस में पेड कर सके जब भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़े, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये पूरे क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई को चेक करके चलता है कि हमें कितना पैसा देश में मनी सप्लाई के रूप में देना है। इसके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे। प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रमोटर्स होते हैं जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी ध्यान रखते हैं ये कि हमारे देश को कैसे इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए। अब हम नेक्स्ट बात करें तो क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में दो एस्पेक्ट आते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बैंक रेट। बैंक रेट की हेल्प से, ये वो बैंक रेट है जिस पर बैंकों को लोन दिया जाता है, तो वो रेट डिसाइड करता है आरबीआई, और आरबीआई उसी पर्टिकुलर रेट पे सारी कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। देन आता है रेपो रेट। रेपो रेट भी आपका एक ऐसा ही रेट है जब बैंकों को एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होती है तो आरबीआई उन्हें लोन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर रेट पर। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट से कितना पैसा कहाँ से उठाना है और किस रेट पर उठाना है या कितना पैसा देना है किस पर्टिकुलर सेक्टर को, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है। उसके बाद हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर सीआरआर और एसएलआर आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सीआरआर की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कैश रिजर्व रेशियो, दैन स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक को, बट ये किसके कहने पर मेंटेन होते हैं, आरबीआई के कहने पर। इनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमें अपने यहाँ और कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास आपको जमा कराना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो एक वो रेशियो है जितना अमाउंट आपको कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास सबमिट करना होगा। और एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है जो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बुलियन ज्वेलरीज के तौर पे अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये इसलिए मेंटेन करवाया जाता है जिससे कि आप एक एक्स्ट्रा मनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन पर ना बांटें। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब भी आप कोई लोन प्रोवाइड करते हैं या लोन लेते हैं तो उस लोन में आपको 100% लोन प्रोवाइड नहीं करती कमर्शियल बैंक, 90% या 80% तक ही लोन का अमाउंट आपको दिया जाता है। जो बीच का मार्जिन है कमर्शियल बैंक्स आपको नहीं देती है। ऐसा क्यों नहीं देती, ये आरबीआई के कहने पर पूरा 100% लोन कभी भी किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किया जाता। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्रेडिट फैसिलिटी को रेशनिंग करके दें, डिफरेंट सेक्टर्स को प्रोवाइड करें जिससे हमारे सारे सेक्टर एक ही टाइम पर तरक्की कर सकें। तो हम रेशनिंग करके चलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को कि हमें एजुकेशन सेक्टर में कितना
पैसा देना है, इंडस्ट्रीज को कितना देना है, या फार्मर्स को कितना पैसा देना है, इससे सेम टाइम पर सभी लोग तरक्की कर सकें। डायरेक्ट एक्शन देती है आरबीआई इनके लिए, कोई भी अगर गलत काम होता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। नेक्स्ट है मोरल सुएजन। उसके अलावा आरबीआई जो मैनेजर्स होते हैं बैंक के, उनको ये कहती है कि मोरली आप लोगों को ये प्रोवाइड करना है कि आपके यहाँ पर किस पर्टिकुलर जगह पर कमी पड़ रही है या किस सेक्टर को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आप उसे लोन प्रोवाइड कराएं।